वर्षा ने भरी आंखों से विवेक को देखा तो उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वर्षा दौड़कर उसके गले लग गई। उसकी आंसुओं से विवेक की शर्ट भीगने लगी तो वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं हूं ना, अब कुछ नहीं होने दूंगा और देखता हूँ कौन तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता है। वर्षा बहुत मुश्किल से बोली, भाई पापा को कुछ हो गया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनकी हालत भी मेरी वजह से ही इतनी खराब है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्यों महादेव हर बार मेरी परीक्षा लेते हैं। विवेक, कुछ नहीं होगा किसी को, मैं कुछ करता हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वर्षा उससे दूर होते हुए बोली, पापा नहीं मानेंगे। विवेक, मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। वर्षा, यकीन है, लेकिन पापा नहीं मानेंगे। विवेक, तुम जाओ आराम करो, मैं देखता हूँ आखिर मैटर क्या है। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है रोहन में। वर्षा, वो, विवेक तुम्हें पता है उनके इनकार का रीजन। वर्षा, उन्होंने प्रॉमिस लिया है कि मैं आपसे कुछ ना बताऊं। विवेक बालों में हाथ फंसाते हुए बोला, हाँ ठीक है, फिर भी तुम जाओ, मैं देख लूंगा। तो वर्षा अपने रूम में चली गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर दिख रहा था। रोहन का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था, तो वो वहीं बेड पर टिक कर बैठ गई और सर घुटने से टिकाकर रोने लगी। कुछ देर तक वैसे ही रोते रोते उसे नींद आ गई। सुबह घर में काफी चहल पहल से उसकी नींद खुली तो उसका दरवाजा नॉक होने की आवाज आई। वर्षा ने खुद को देखा, फिर एक नज़र रूम को देखकर जाकर दरवाजा खोला तो सामने जया खड़ी थी, चाय लेकर। वर्षा अंदर आकर सीधे बाथरूम में चली गई। जया ने रूम देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर भी वो रूम को ठीक करने लगी तो बेड पर वर्षा की सगाई की अंगूठी देखते हुए बोली, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, अंगूठी सरकने वाली भी तो नहीं थी, फिर कैसे निकल गई। फिर उसने टेबल पर रखा सारा सामान सेट किया। तब तक वर्षा बाहर आ गई तो जया उसे देखते हुए बोली, दी कुछ हुआ है क्या। वर्षा बिना उसे देखे बोली, नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है, और चाय पीने लगी। जया उसके पास बैठते हुए बोली, दी सच में, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप इस शादी से खुश नहीं हो। वर्षा उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, लाइफ में जिसे हम चाहें मिल जाए, जरूरी तो नहीं है ना बच्चा। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है, यही समझ लो, बाकी तुम एंजॉय करो। जया, दी मतलब मैं सही हूँ, कौन है वो जिसे आप पसंद करती हैं, क्या उन्हें पता है आप उन्हें पसंद करती हैं, और अगर पता है तो वो कुछ कर क्यों नहीं रहे, आपको किसी और का होते हुए कैसे देख सकते हैं, क्या वो आपसे प्यार नहीं करते। वर्षा उसकी बातों पर स्माइल करते हुए बोली, सच में इतना सारा सवाल मैं तो सुनकर ही थक गई। एक काम करो, जाओ और बाहर देख लो प्रिया आई कि नहीं, तब तक मैं नहा लेती हूँ। जया, मतलब आप मुझे नहीं बताओगे। वर्षा उसके सर पर हाथ रखकर उसे देखते हुए बोली, फिर कभी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है, जाओ। तो जया उठकर बाहर चली गई। होटल रूम नंबर 601। विवेक बेड पर बैठा था और रोहन के उठने का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद रोहन की नींद खुली तो हल्का सा आंखें खोलकर देखा, सर फट रहा था, फिर भी कैसे कैसे उठा। तो विवेक उसे नींबू पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, लो पी लो। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विवेक, पहले पी साले, फिर बताता हूँ। रोहन उसे घूरने लगा तो विवेक, अच्छा ठीक है, मैं तेरा साला, अब पी ले। तो रोहन उसके हाथ से पानी पीकर बोला, हाँ तो बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विवेक उसके मुंह पर एक घूंसा मारते हुए बोला, साले कमीने, एक तो यहाँ आराम से बैठकर दारू पी रहा है, और जब फुल टल्ली हो गया तो मेरी बहन को फोन करके रात को परेशान करता है और मुझसे पूछ रहा है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जान ले लूँ, समझा। रोहन सोचते हुए बोला, मैंने कब फोन किया वर्षा को, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। विवेक, अच्छा, तो तुझे तब तो ये भी नहीं याद होगा कि रात को वो तेरे पास आई थी। रोहन विवेक को देखते हुए बोला, मजाक उड़ा रहा है तू मेरा। विवेक, अबे साले, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं खुद लेकर आया था उसे, इसलिए बोल रहा हूँ। पता भी है कल से कितना रोई है तेरे लिए, और अब तो बोल भी दिया कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। देख, मुझे लग रहा है ना, पापा नहीं चाहते तुम दोनों साथ रहो, इसलिए वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसमें हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। रोहन सोचते हुए बोला, मैंने पाया ही कब था उसे जो खो दूंगा। विवेक, देख तू सच में पिट जाएगा मेरे हाथ से। रोहन ने उसे देखा तो विवेक बोला, मेरे पास एक प्लान है,
और रोहन के कान में कुछ बोला तो रोहन उसे देखते हुए बोला, यार ऐसे तो नहीं, नहीं मैं उसकी इंसल्ट होते नहीं देख सकता। विवेक, यार समझ, अगर ऐसा हो गया तो पापा को मजबूरी में तुम दोनों की शादी करवानी पड़ेगी। और मुझे क्या अच्छा लगेगा अपनी ही बहन की इंसल्ट करवाने में। लेकिन मैं भी मजबूर हूं ना, तो तू भी कर ले थोड़ा सा एडजस्ट, बाद में सब वैसे ही सही हो जाएगा। रोहन, और अगर तुम्हारी बहन नहीं मानी तो? विवेक, जिद्दी तो है वो, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई तो कर। प्रॉमिस, उसने किया है, तुमने नहीं। और अपने प्यार को पाने के लिए कुछ कस्में वादे टूट भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तू फिर भी नहीं माना तो बैठ कर पी, मैं अब कुछ नहीं करने वाला तुम दोनों के लिए, बोलकर जाने लगा। रोहन जल्दी से उठते हुए बोला, मुझे मंजूर है। विवेक, ये हुई ना बात, आज हल्दी है तो तू आ जाना, मैं सारा इंतजाम पहले से ही करके रखूंगा। रोहन उसके गले लगकर बोला, थैंक यू यार, मुझे मेरी जिंदगी लौटाने के लिए। विवेक, शादी कर ले फिर आराम से बोलना, समझा? और रोहन को छोड़ अपने घर के लिए निकल गया। विवेक घर आया तो मैक्सिमम सारी तैयारी हो चुकी थी। पूरा गार्डन पीले फूलों और कॉटन से सजाया हुआ था। एक छोटा सा पंडाल भी बना हुआ था जिस पर दूल्हा दुल्हन को बैठना था। विवेक अंदर आया तो कन्हैया जी उसे रोकते हुए बोले, कहाँ गए थे? विवेक, कुछ काम था वही करने गया था, इससे ज्यादा आप मत पूछिए, क्योंकि इसके आगे मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, बोलकर अपने रूम में चला गया। कन्हैया जी हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, बस ये शादी हो जाए। तब तक नीलकंठ जी उनके गले लगते हुए बोले, और भाई क्या मांग रहे हो महादेव से, जरा हमें भी बताओ। अरे सारी चिंता तो तुम्हारी हम सब ने खत्म कर दिया, अब क्या चाहिए? कन्हैया जी, कुछ नहीं यार, बस सब सही होने की दुआ मांग रहा था महादेव से। चल तुमने कुछ लिया क्यों नहीं? और उन्हें लेकर बाहर चले गए। अर्जुन भी बाहर ही बैठा था। अमन उसे धक्का देते हुए बोला, भाई भाभी कब आएगी? आज मुझे उन्हें देखना है, अभी तक मैंने उस दिन के बाद से उन्हें नहीं देखा, कल भी नहीं आ पाया। और उनकी फ्रेंड, वो भी तो आएगी ना? अर्जुन, वो भी आएगी, देख लेना, फिलहाल के लिए शांत रहो। अमन, भाई अब इतना भी शांति अच्छी नहीं लगती, और आज तेरी हल्दी है यार, तो थोड़ा मस्ती तो बनता है। अर्जुन, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अमन सामने देखते हुए बोला, अगर कोई चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अर्जुन ने सामने देखा तो वर्षा को प्रिया और जया लेकर उधर ही आ रही थी। अर्जुन ने देखा तो बस देखता ही रह गया, कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी आज पीले लहंगे में। अमन उसे छेड़ते हुए बोला, बस कर भाई, नजर लगाएगा क्या जो घूरे जा रहा है? अर्जुन फेक स्माइल देते हुए बोला, मेरी अमानत को मेरी नजर कभी नहीं लगेगी, समझा? इसलिए चुप होकर बैठ जा। अमन, हाँ यह भी ठीक है, चल मैं थोड़ा मिलकर आता हूँ। और आगे बढ़ा कि अर्जुन उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, चुपचाप यहीं बैठ, वरना आज मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। तो अमन हंसते हुए वापस से बैठ गया। कुछ देर में अर्जुन और वर्षा को साथ में बैठा दिया गया और हल्दी लगाने की बारी आई तो गेट से ढोलक और बैंड बाजे की आवाज ने सबका ध्यान उधर खींचा। प्रिया जल्दी से जया को लेकर सब में शामिल हो गई। रोहन ने पगड़ी और बड़ी बड़ी मूछ दाढ़ी पहन रखी थी, जिससे उसे कोई पहचान ही नहीं पाया, तो सब लोग आकर उसके साथ नाचने लगे। रोहन अब वर्षा के पास आया और उसके दोनों गालों पर हल्दी लगाया तो उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। इस छुअन को पहचानती थी वो, सोचकर जल्दी से आंख खोल दिया, लेकिन रोहन ने गॉगल लगाया था तो वो कुछ देर तक उसे देखती रही। जब उसने नजर नहीं हटाया तो रोहन आगे गाने लगा। अब सब दोनों को बारी बारी से हल्दी लगाने लगे। बाकी सब रोहन के साथ डांस करने में बिजी थे, लेकिन एक नज़र जो अब तक भी उसे ही देख रही थी। कुछ देर बाद अब सब आकर उसके साथ डांस करने लगे। मौके का फायदा उठाकर रोहन वर्षा को लेकर अंदर चला गया। वर्षा भी उसके साथ चली जा रही थी। कुछ देर में वो उसके रूम में ले जाकर छोड़ते हुए बोला, हाँ क्या हो रहा था, किसी की नज़र में आ जाती तो? वर्षा जल्दी से उसके गले लग गई। रोहन ने हाथ नहीं बढ़ाया, फिर भी वो ऐसे ही लगी रही। 10 मिनट बाद वर्षा दूर होते हुए उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, आप ठीक तो है ना? रोहन उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्यों नहीं होना चाहिए था? वर्षा अब उससे दूर होते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने बोला था आप वापस फिर कभी नहीं मिलेंगे, फिर यहाँ आने का कारण? रोहन उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, यह रूल भी तुमने तोड़ा तो फिर मैं क्यों निभाऊं? मुझे नहीं निभाना कोई भी प्रॉमिस। वर्षा ठीक है,
लेकिन अब जाइए। रोहन बेड पर बैठते हुए बोला। जी नहीं, अब तो मैं अपनी दुल्हन लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। वर्षा, मतलब? रोहन, मतलब प्रॉमिस तुमने किया है, मैंने नहीं। इसलिए मैं अब कोई प्रॉमिस निभाऊंगा भी नहीं। इसलिए अब मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। वर्षा, आपका दिमाग खराब है क्या? मैं नहीं जाने वाली आपके साथ। इसलिए अब आप जाइए, नहीं तो कोई आ जाएगा। तो रोहन उसके पास आते हुए बोला। मैं तो चाहता हूँ कोई आए और गलत समझे, जिससे मेरा काम आसान हो जाए। वर्षा, ये आप क्या बोल रहे हैं? सच में कोई आ जाएगा? प्लीज आप जाइए ना। रोहन उसके होठों पर उंगली रखकर चुप और उसके गाल से अपने गाल को लगाते हुए बोला। बहुत जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। अपना बनाकर याद रखना, तुम सिर्फ मेरी बनोगी और किसी की नहीं। और अगर कोई बीच में आया तो समझ लेना, या तो उसका भी वो आखिरी दिन होगा या फिर मेरा। अभी तक तुमने सिर्फ मेरी शरीफी देखी है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। वर्षा कुछ नहीं बोली, लेकिन धड़कने तो जैसे काम ही नहीं कर रही थी। शरीर पूरा सुन्न हो चुका था। रोहन उसके सर पर अपने होंठ रखते हुए बोला। नहा लो, मिलता हूँ। बोलकर जल्दी से बाहर चला गया। कुछ देर बाद प्रिया अंदर आते हुए बोली। वो, हेलो मैडम, सब लोग तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर वर्षा ने उसे देखा। फिर अगल बगल देखा तो कोई नहीं था। प्रिया उसे धक्का देते हुए बोली। अब यहाँ किसको ढूंढ रही हो? होने वाले जीजा जी तो बाहर हैं, कहो तो भेज दूँ, मिल लो आराम से। वर्षा उसे घूरते हुए बोली। कोई ज़रूरत नहीं है, और वो बस मैं नहाने जा रही थी, बोलकर बाथरूम में चली गई। तो प्रिया सबको बताने बाहर चली गई। धीरे धीरे हल्दी का सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन वर्षा के दिमाग में बार बार रोहन की बातें चल रही थी। आज वो इतना ज़्यादा बदला बदला सा लग रहा था, और उसे किसी बात का जैसे कोई असर भी नहीं हो रहा था। कहीं सच में उसने अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो? अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? अगर पापा को उनकी वजह से कुछ हो गया तो? फिर खुद के सोच को निकारते हुए बोली। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो उसकी मम्मी, मासी, चाची सब लोग उसके रूम में ही बैठे कपड़े देख रही थी और कुछ सिलेक्ट करके साइड रख रही थी। वर्षा, माँ ये सब क्या हो रहा है? सुषमा जी, बेटा ये सब तू पैक कर ले। अब दिन ही कितना बचा है, 2 दिन तो और बचा है, उसके बाद तू पराई हो जाएगी। वर्षा उनके पास आते हुए बोली। माँ आप कुछ भी मत बोलिए, मैं कोई पराई नहीं होने वाली। तो ये सब ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। प्रिया चाय लेकर अंदर आते हुए बोली। बिल्कुल आंटी, कुछ लोग ना शादी के बाद भी इतने ढीठ होते हैं कि ससुराल जाना ही नहीं चाहते, जैसे वो ससुराल नहीं कोई जंगल हो। और तो और पति को भी साथ में ही मायके ले आते हैं। लेकिन आप ना ऐसा कुछ मत होने दीजिएगा। इसे ससुराल भेजकर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्षा, अच्छा तुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो गया है? जैसे 2-4 शादियां तूने कर रखी हैं। जया दी, आप ना वो सब छोड़ो और ये पकोड़े खाओ। देखो बाहर क्या मस्त मौसम है। प्रिया उसके थोड़ा नज़दीक आते हुए जया से बोली। बेटा, इस मौसम में पकोड़े की नहीं, किसी और की तलब होती है। और एक आंख दबा दिया। वर्षा को रोहन के साथ उस दिन की बरसात याद आ गई। जया, क्या दी, आप भी? मुझे तो बरसात में बस पकौड़े ही अच्छे लगते हैं, और उसके साथ गर्मा गर्म चाय। फिर तो क्या ही करना। सुषमा जी, वर्षा कहाँ खोई हो बेटा? आओ देख लो क्या क्या लेना है। प्रिया उनके पास जाते हुए बोली। आप नहीं समझोगे आंटी, वो इस समय कहाँ खोई है, इसलिए ये सब ना आप खुद ही कर लो। वर्षा उसे देखते हुए बोली। तो तू भी शादी क्यों नहीं कर लेती, जब इतना सब कुछ पता है? तो प्रिया, अरे यार, मैं तो अपने हस्बैंड हंग को ढूंढ रही हूँ। उस दिन से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बस न्यूज़पेपर में ही कभी कभार दिख जाता है। मैं तो देख कर ही काम चला लेती हूँ, लेकिन क्या वो मुझे पहचानेगा? और अगर नहीं पहचानेगा तो मैं उससे शादी कैसे करूँगी? वर्षा, हाँ मुझे नहीं लगता। वैसे तू किसकी बात कर रही है? सुषमा जी, ये लड़कियां भी ना जब देखो तब बस फालतू बातों में ही बिजी रहती है। कब से बोल रही हूँ सिलेक्ट कर लो, लेकिन नहीं। प्रिया वर्षा को देखते हुए बोली। अरे भाई, अपना यूथ आइकॉन रोहन मेहरा, जो हमारे कॉलेज आया था। और मुझे तो यह भी पता चला था, एक दिन हॉस्टल भी आया था, मगर मेरा बैड लक, मैं घर पर थी। तू बता क्या करने आया था? वर्षा का दिल उसकी बातों से ही जोर जोर से धड़कने लगा। एक बार फिर से उसकी बातें, उसका चेहरा उसके सामने से घूम गया। तो जल्दी से उठते हुए बोली। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। सुषमा जी, वर्षा पैकिंग तो कर ले। जया मासी,
क्यों परेशान कर रही हैं? क्या पता उन्हें पैकिंग की जरूरत ही ना पड़े। सुषमा जी ने घूर कर उसे देखा तो जया उनके गले में अपने हाथ फंसाते हुए बोली, अरे मौसी, क्या पता मेरे जीजू पहले ही उनकी पसंद की हर चीज अपने पास रखे हों, तो वो क्या करेंगी ये सब ले जाकर। सुषमा जी, लेकिन बेटा कितनी भी चीजें हों, फिर भी इन सब चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ही। और कोई टाटा बिरला नहीं है अर्जुन। तो वर्षा को उसके साथ थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा। जया, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब हो जाएगा। आप चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। प्रिया भी आकर सबके साथ कपड़े सिलेक्ट करने में बिजी हो गई और धीरे धीरे अब बारिश शुरू हो चुकी थी। बाहर मौसम खराब हो रहा था। वर्षा छत पर आकर झूले पर बैठ गई और हल्की हल्की बारिश में भीगने लगी। कितने ज्यादा कसमकस में फंस चुकी थी वो। ना वो रोहन से टकराती, ना विवेक उसे घर लाता, ना उससे बात करती और ना ही उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग आती। सब कुछ एकदम उलझ चुका था। उसे कुछ ख्याल ही नहीं रहा कि वो कब से भीग रही है। कुछ देर बाद अचानक से किसी के होने का एहसास हुआ तो जल्दी से घूमकर पीछे देखा तो हड़बड़ाकर उठ गई। अर्जुन, आराम से। और आप यहाँ भीग क्यों रही हैं? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, और मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी से पहले आप बीमार हों। वर्षा कुछ नहीं बोली और वैसे ही खड़ी रही। तो अर्जुन उसके पास आते हुए बोला, अभी भी खामोश है? मुझे ना कभी कभी लगता है मैं इस वर्षा को जानता ही नहीं, और जिसे जानता हूँ वो सामने आती ही नहीं है, जैसे उसी दिन के बाद से कहीं खो गई है। वर्षा ने नजर उठाकर उसे देखा तो अर्जुन उसे ही देख रहा था, तो जल्दी से नजरें झुका लिया। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर बोला, वर्षा कोई प्रॉब्लम है क्या? वर्षा ने नामे गर्दन हिलाया तो अर्जुन उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, पता है, पहले यह मौसम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब तो जैसे प्यार हो गया है इसे, और उसके करीब बढ़ने लगा। वर्षा को उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, लेकिन वो वैसे ही भूत बनकर आंखें नीचे खड़ी थी और मन ही मन महादेव को याद कर रही थी कि किसी ने दरवाजा नॉक किया। तो अर्जुन जल्दी से दूर होते हुए बोला, हाँ वो मैं नीचे जाता हूँ, आप भी जाकर चेंज कर लीजिए, और जल्दी से नीचे चला गया। वर्षा अभी भी वैसे ही खड़ी थी कि पीछे से किसी ने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया और चेहरा उसकी गर्दन पर लगाकर बोला, आज छोड़ दिया क्योंकि आज तुम्हारी प्रतिक्रिया देख रहा था, लेकिन इसके बाद कभी कोई इतना करीब आया तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगा। वर्षा ने सुना तो बिना कुछ बोले एकदम से शांत हो गई और अपने आप को ढीला छोड़ दिया उसकी बाहों में, जैसे अभी इसी की जरूरत थी। कुछ देर बाद आंखें अपने आप बंद हो गईं। रोहन ने चेहरा गर्दन से हटाते हुए उसके कंधे पर रख दिया तो बरसात जल्दी से पलटकर उसके सीने से लग गई। बारिश तेज होने लगी और उसके साथ ही दोनों की धड़कनों की रफ्तार भी। रोहन ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगा कि अचानक से वर्षा ने उसे धक्का दिया और जल्दी से नीचे भाग गई और बिना रुके सीधे अपने रूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर जल्दी से आंखें खोलकर देखा तो उसके रूम में कोई नहीं था। तो राहत की सांस लेते हुए जल्दी से बाथरूम में चली गई और सावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा होकर सोचने लगी, रोहन इस समय छत पर कैसे हो सकते हैं? कहीं मेरा वहम तो नहीं था। कुछ देर बाद बाहर आई तो उसका दरवाजा नॉक हुआ। जाकर दरवाजा खोला तो जया चाय लेकर अंदर आते हुए बोली, दी, चाय पी लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। वर्षा बिना कुछ बोले आकर बैठ गई तो जया उसे देखते हुए बोली, वैसे हमारे होने वाले जीजू काफी स्मार्ट हैं। मैं तो बोल रही हूँ आप ना भाग जाओ उनके साथ। वर्षा ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो हंसते हुए बोली, मैंने ही अमन को भेजा था अर्जुन को बुलाने के लिए, और भाई ने भेजा था जीजा जी को आपके पास। वर्षा ने आंखें बंद करते हुए खुद से बोला, मतलब वो मेरा वहम नहीं था। सबके सब मिले हुए हैं मेरी वाट लगाने के लिए। हे महादेव, रक्षा कीजिए। जया दी, मान जाइए ना, सच में कितना प्यार तो करते हैं आपसे। उनकी आंखों में दिखता है तो आपको क्यों नहीं दिखता? अर्जुन भी ठीक है, लेकिन रोहन जीजू मुझे पसंद है। वर्षा उसका गाल थपथपाकर उसे देखते हुए बोली, तुम नहीं समझोगी। जाओ, मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। जया उठकर बाहर चली गई और वर्षा आकर बेड पर लेट गई। अर्जुन अमन के साथ घर जा रहा था। उसे वर्षा के पास जाना याद आया तो मुस्कुरा दिया। अमन उसे देखते हुए बोला, क्या बात है भाई, काफी मुस्कुरा रहे हो। जब से छत पर से आए हो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो। कुछ खास था क्या वहां पर? अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था? अमन, आ सकता था यार,
लेकिन भाभी की बहन को तुमसे मिलना था तो मैं क्या करता। अर्जुन, हाँ चल कोई बात नहीं। रोहन भी होटल आकर अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। अर्जुन का वर्षा के नज़दीक आना उसके गुस्से को भड़का रहा था। अगर कुछ देर और हो जाती तो। और वर्षा का अर्जुन को दूर न करना भी उसे गुस्सा दिला रहा था। वर्षा अपने रूम में आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं दिख रहा था। दूसरे दिन मेहंदी और संगीत था। मौसम भी काफी साफ था, तो सब लोग तैयारियों में लग गए थे। विवेक भी सारे काम अपने हाथ से कर रहा था, जिसे कन्हैया जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विवेक इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है, जबकि अभी तक यहाँ के हर फंक्शन में उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज काफी खुशी से सब कुछ कर रहा था। कुछ देर तक तो वो सोचते रहे, फिर उठकर उसके पास आते हुए बोले, क्या बात है बरखुरदार। विवेक उन्हें देखते हुए बोला, जी पापा, आपको कोई काम है? देखिए सब ठीक तो है ना। कन्हैया जी इधर उधर देखते हुए बोले, हाँ ये सब तो ठीक है, मगर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? विवेक, अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाना चाहता हूँ, कोई कमी नहीं होने देना चाहता हूँ। कन्हैया जी उसे ध्यान से देखते हुए बोले, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? विवेक, रिलैक्स पापा, जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आप यहाँ का सब देख लीजिए, मैं दूसरा देख लेता हूँ, बोलकर अंदर चला गया। वर्षा अपने रूम में सब सोच ही रही थी कि क्या होने वाला है उसकी लाइफ में। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए चुपचाप वो सब कुछ बस देखे जा रही थी। दोपहर में अर्जुन और उसकी पूरी फैमिली आ चुकी थी। गार्डन में उनके बैठने का इंतजाम किया गया था। अर्जुन बार बार इधर उधर देख रहा था। अमन, भाई 2 दिन और सब्र कर लो, फिर तो तुम्हें इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन उसकी बात पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस हल्का सा स्माइल किया और अपना फोन निकाल कर उसमें कुछ करने लगा। वेटर सबको चाय नाश्ता दे रहे थे। मेहंदी वाली भी आ चुकी थी। सुनीता जी सुषमा जी को देखते हुए बोली, भाभी हमारी होने वाली बहू को बुलाइए, अब और हमसे इंतजार नहीं होगा। सुषमा जी हंसते हुए बोली, बिल्कुल अभी बुलाती हूँ। और विवेक को बुलाकर वर्षा को लाने को बोली, तो वो अंदर चला गया। कुछ देर में प्रिया, जया और विवेक तीनों उसे लेकर बाहर आए, तो सबकी नजरें जैसे उसी पर ठहर गई। हल्के ग्रीन और ब्लू कलर में उसने लहंगा पहना था। प्रिया उसे लाकर सबके बीच में बैठाते हुए बोली, आंटी देख लीजिए आपकी बहू को, अगर कोई कमी हो तो फिर मुझे मत बोलिएगा, क्योंकि इसने कुछ करने ही नहीं दिया। सुनीता जी अपनी आंख से काजल निकालकर उसे लगाते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। अमन खांसते हुए बोला, आंटी जी मुझे तो लग रहा है भाभी को नींबू मिर्च भी लटका दीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। वहीं अर्जुन उसे धक्का मारते हुए बोला, कुछ ज्यादा दांत नहीं दिखा रहा है, बंद कर, वरना दांत तोड़ दूंगा, समझा? अमन, यार सही तो बोल रहा हूँ, तुझे भाभी सुंदर नहीं दिख रही क्या, जो तूने एक नज़र देख भी नहीं रहा? अर्जुन, मैं देख चुका हूँ, और मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो सुंदर दिख रही है या नहीं। अमन, मत बता मत बता, मुझे क्या, जब मुझे सब कुछ पता ही है तो। वैसे तू यहीं से देख, मैं जरा मिलकर आता हूँ, बोलकर वर्षा के पास आकर बोला, हाय भाभी, वैसे आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। वर्षा ने उसे देखा, फिर उसे थैंक यू बोल दिया। प्रिया अमन को देखते हुए बोली, ओ भाभी के देवर, थोड़ा साइड हटेंगे, मेहंदी लगानी है उसे। अमन, तो मैंने क्या किया है, लगाओ ना, और हाँ खुद भी लगा लेना। प्रिया, क्यों, मैं क्यों लगाऊंगी? अमन, इसलिए कि मैंने सुना है शादी वाले घर में मेहंदी लगाने से उसकी भी शादी जल्दी होती है, तो क्या पता अगला नंबर आपका ही हो। प्रिया, अच्छा, जैसे आपको इस बारे में काफी कुछ पता है। अमन, जी बिल्कुल पता है, कभी आराम से बैठिए तो हमारे साथ, तब ना पता चलेगा आखिर हम चीज क्या है। प्रिया, इतना फालतू का वक्त नहीं है हमारे पास जो आपके साथ बैठकर टाइम पास करूं। और मेहंदी का कौन मेहंदी वाली को पकड़ाते हुए उठकर दूसरी तरफ चली गई। विवेक कब से फोन मिला रहा था, लेकिन रोहन का फोन ही नहीं लग रहा था। कन्हैया जी उसके पास आते हुए बोले, काफी परेशान दिख रहे हैं, कुछ परेशानी है? विवेक, जी नहीं पापा, और जो भी परेशानी होगी मैं खुद हैंडल कर लूंगा, आप परेशान मत होइए। कन्हैया जी उसके कंधे पर हाथ रखकर दूसरी तरफ चले गए। घर में मेहंदी काफी धूमधाम से हो रही थी। सबके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वर्षा ने सबको देखा, फिर भी नजरें किसी की तलाश कर रही थी। विवेक ने देखा तो उसके पास आकर
कुछ पैसे उसके ऊपर से बार कर मेहंदी वाले को देते हुए बोला, मेरी डॉल को आज सबसे सुंदर मेहंदी लगनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोलकर उसका सर चूमकर बोला, तेरी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा, बस इन आंखों में आंसू मुझे नहीं चाहिए। बरसा ने नम आंखों से मुस्कुरा दिया तो विवेक उठकर बाहर चला गया। बारी बारी सबको मेहंदी लग रही थी। अर्जुन कब से बस एकटक बरसा को ही देख रहा था। प्रिया उसके पास आते हुए बोली, क्या बात है जीजू, अगर आपको मिलना है तो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं बात करवा और मिलवा भी सकती हूँ। अर्जुन, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस प्रिया। क्या बस? हाँ। अमन उसके पास आते हुए बोला, कुछ ज़्यादा खिंचाई नहीं कर रही आप मेरे दोस्त की। प्रिया, आ गई कबाब में हड्डी। अमन, कुछ कहा आपने? प्रिया, जी वो मैं बोल रही थी, काफी रूखी सूखी मेहंदी नहीं लग रही है। अरे आपके दोस्त की मेहंदी है तो आपको नहीं लगता कुछ तड़क भड़क होना चाहिए? अमन, जी बिल्कुल। फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोला, अगर आप मेरा साथ दें तो ये मेहंदी यादगार बन जाए। प्रिया, नेकी और पूछ पूछ, और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अर्जुन ने स्माइल किया तो दोनों जल्दी से स्टेज पर आ गए और डीजे वाले को सॉन्ग बजाने को बोल दिया। सबने सॉन्ग सुना तो उधर ही देखने लगे। जया ने सीटी मारी और जल्दी से उसके पास आते हुए उसके साथ डांस करने लगी। खूब मस्ती और शोर शराबा के बीच सबकी मेहंदी लग चुकी थी। कुछ देर आराम करने के लिए बरसा अपने रूम में चली गई, क्योंकि शाम को संगीत था। वो अपने रूम में बैठी अपनी मेहंदी देख रही थी। काफी बारीक लगा था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसका दरवाजा नॉक हुआ तो देखते हुए बोली, खुला है, आ जाओ। खाने की थाली लेकर अर्जुन अंदर आया तो वर्षा बेड से उतरते हुए बोली, आप यहाँ कुछ काम था? अर्जुन, और रिलैक्स यार, मैं तो बस आपको खाना खिलाने आया था, और आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बैठिए, मैं खिला दे रहा हूँ। वर्षा, नहीं वो मुझे अभी भूख नहीं है। तो आप परेशान हुए? अर्जुन उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठाते हुए बोला, ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलिए बैठ जाइए, आंटी ने मुझे सख्त हिदायत दिया है, बिना आपको खाना खिलाए मैं बाहर नहीं जा सकता। वर्षा उसे देखते हुए बैठ गई, लेकिन अंदर से बेचैनी हो रही थी जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन ने खाने का एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाया तो वर्षा उसे देखने लगी। अर्जुन, मुंह खोलिए। वर्षा ने आंखें बंद करके मुंह खोल दिया तो अर्जुन ने उसे देखते हुए बोला, आंखें तो खोलिए, नहीं तो फिर मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर वर्षा ने जल्दी से आंखें खोलकर उसके हाथ से निवाला खा लिया। अर्जुन, वैसे आज काफी खूबसूरत लग रही हैं, दिल तो आपको देखकर बगावत कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। उसकी बातें वर्षा की सांसें अटकाने के लिए काफी थी, इसलिए उसने जल्दी से पानी उठाया और एक सांस में ही सारा पानी पी गई। दो तीन निवाले खाने के बाद वो उठते हुए बोली, हो गया, अब मुझे चेंज करना है। अर्जुन खाना टेबल पर रखते हुए उसके नजदीक आने लगा तो वर्षा पीछे होने लगी और जाते जाते एकदम से जाकर दीवार से टकराकर खड़ी हो गई। अर्जुन उसके होंठों से पानी की बूंद हटाते हुए बोला, शादी के बाद भी ऐसे ही तड़पाएंगी मुझे, तो इस दिल को सुकून कैसे मिलेगा? और उसकी कमर में हाथ डालकर अपने नजदीक करते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। वर्षा की धड़कनें बेतासा दौड़ रही थी, लेकिन मजबूरी भी इतनी कि उसे धक्का मारकर दूर भी नहीं कर सकती थी। उसकी छुअन उसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी खुद को जब्त करके वैसी ही खड़ी थी। अर्जुन उसके चेहरे को देखकर बोला, सच में यार कितनी क्यूट हैं आप, आपके जैसी लड़की तो पूरी दिल्ली में नहीं देखी। और उसके हाथ उसके गालों से सरकते हुए उसके गर्दन तक आते जा रहे थे। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, इतनी घबराहट होने वाली पत्नी जी, कल हम दोनों की शादी है यार, अब तो कम से कम ये सब छोड़िए। फिर जैसे ही अर्जुन वर्षा की तरफ बढ़ने को हुआ तो वर्षा ने आंखें मीच लिया और जैसे उसे धक्का देना चाहा, किसी ने दरवाजा नॉक किया तो अर्जुन दूर होते हुए बोला, सॉरी, वो पता नहीं कैसे ये सब हो गया, और बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से बाहर चला गया। वर्षा जल्दी जल्दी सांस लेते हुए वहीं बैठ गई। जया अंदर आते हुए बोली, दी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं और कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? फिर कुछ सोचते हुए बोली, दी कुछ हुआ है क्या? वर्षा जबरदस्ती मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, तुम रूम थोड़ा ठीक कर दो, बोलकर जल्दी से चेंज करने चली गई। जया सोचते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है तो दिखी आंखें क्यों लाल हैं, और अर्जुन भी हड़बड़ी में यहाँ से निकले हैं, मतलब
कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? कहीं अर्जुन ने कोई बदतमीजी तो नहीं किया दी के साथ? फिर कुछ सोचकर विवेक को कॉल करते हुए उसे सारी बात बता दी। विवेक, छोटी तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूं ना। रोहन उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? विवेक, कुछ नहीं। कल क्या करना है पता है ना? रोहन, बिल्कुल, तुम्हें अपना साला बनाना है। वो काम कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ क्या सॉलिड झटका लगेगा सबको। विवेक, साले तू अपना जान बचाना, बाकी सबका मैं देख लूंगा। चल तैयारी कर, मैं वेट करूंगा। रोहन, और वर्षा, अगर उसे पता चल गया तो? विवेक, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा शादी हो चुकी होगी। रोहन उसके गले लगते हुए बोला, थैंक यू यार। विवेक, साले, मार खाएगा। मेरी बहन की खुशी के लिए कर रहा हूँ। रोहन ने हाँ में सिर हिला दिया तो विवेक बाहर चला गया। अब रोहन ने किसी को कॉल किया और कुछ समझाकर फोन रखते हुए बोला, हाँ बस आज की रात, और कल तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मेहंदी के बाद रात को संगीत थी। सब लोग गार्डन में बैठे थे। स्टेज पर डांस चल रहा था, लेकिन वर्षा के चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिख रहा था। विवेक ने इशारे से उससे पूछा, लेकिन उसने सब सही होने का इशारा कर दिया। अर्जुन उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए था। कुछ देर में सबके डांस के बाद उनका भी डांस हुआ। फिर जैसे ही डांस खत्म हुआ, वर्षा जल्दी से नीचे उतरने लगी कि अर्जुन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, भागने की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है आपको? वैसे अभी भाग लीजिए जितना भागना है, कल तो मेरे पास ही आना है। फिर देखता हूँ कहाँ भाग कर जाती हैं। वर्षा ने उसकी तरफ थोड़ा गुस्से में देखा तो अर्जुन उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, ओके जाइए। लाइट थोड़ी डिम थी तो कुछ खास नहीं दिख रहा था, बस दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सबको बस यही दिख रहा था। सुनीता जी दोनों की बलाएं लेते हुए, सच में कितनी प्यारी जोड़ी है दोनों की, किसी की नजर न लगे। वर्षा अब जल्दी से नीचे उतर गई और गार्डन के दूसरे साइड जाकर चेयर पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेते हुए खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। कुछ देर में उसके सामने किसी ने पानी का गिलास बढ़ाया तो उसे होश आया और सामने देखा तो रोहन खड़ा था। वर्षा की आंखें नम हो गईं, लेकिन जल्दी उसने अपना चेहरा फेर लिया। रोहन उसकी बगल में बैठते हुए, हाँ तो कोई इतना नाराज है अभी तक कि मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर खुद से बोला, ठीक भी है रोहन मेहरा, आखिर तू होगा सबके लिए यूथ आइकॉन, लेकिन यहाँ किसको फर्क पड़ता है तेरे कुछ भी होने से? आखिर तुमने गलती किया उस दिन तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। वर्षा उसकी बातें सुन रही थी। मन तो हो रहा था कि जल्दी से उसके सीने से लग जाए और जोर जोर से बोलकर सबको बता दे कि वो ये शादी नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ रोहन की होना चाहती है। लेकिन फिर कन्हैया जी के बारे में सोचकर खुद को शांत कर लिया। कुछ देर बाद वर्षा उठकर जाने लगी तो रोहन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, एक मिनट, और अपना रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, ऐसे जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि रोकर आई हो। वर्षा ने सूजी और लाल आंखों से उसे देखा तो रोहन उसके सर पर अपना होठ लगाकर बोला, कहा था इन आंखों में आंसू नहीं पसंद मुझे, फिर भी बार बार ला रही हो, तो समय आने पर इनकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। तब तक किसी की आहट हुई तो वो जल्दी से वहां से दूसरी तरफ निकल गया। कन्हैया जी ने वर्षा को देखा तो उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, आई प्राउड ऑफ यू कि आप अपने भाई की तरह नहीं है और आपने हमारा मान सम्मान बचाए रखा। थैंक यू बेटा। वर्षा ने एक नज़र उनकी तरफ देखकर नजरें फेर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोली। तो कन्हैया जी उसे देखते हुए बोले, बेटा हमें पता है आप इस समय दुखी हैं, नाराज हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक समय आप आकर मुझसे बोलेंगी आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लड़की हैं। अब जाइए आराम कीजिए। वर्षा अब जल्दी से अपने रूम में आई और दरवाजा बंद करके सीधे बाथरूम में घुस गई। काफी देर तक भी जब वह बाहर नहीं आई तो उसका दरवाजा नॉक हुआ। वर्षा हड़बड़ाते हुए सोचने लगी, दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था, फिर अंदर कौन है, और कपड़े भी तो नहीं लिए मैंने। सोचते हुए बोली, कौन है और मेरे रूम में क्या कर रहा है, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं आया। तो कुछ देर बाद वर्षा बाथरोब पहनकर ही बाहर आ गई। बाल पूरे गीले थे, लेकिन जैसे ही नजर सामने किया तो रोहन को देखकर गिरते गिरते बची और लड़खड़ाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। तो वर्षा गुस्से में बोली, एवरीवन आर डिस्गस्टिंग, और आगे बढ़ी।
कि रोहन उसका हाथ पकड़कर सामने करते हुए बोला, दोपहर में क्या हुआ था। वर्षा को दोपहर का अर्जुन का उसका करीब आना और अभी कुछ देर पहले स्टेज की बात याद आ गई तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वो उसका हाथ झटक कर बोली, कुछ भी हो आपसे मतलब, और आप बता सकते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। रोहन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ वक्त सिर्फ दूर रहा तो इतना दर्द, और जब सच में दूर हो जाऊंगा तब क्या करोगी। वर्षा हल्का सा हंसते हुए बोली, यू नो वाट मिस्टर मेहरा, हर कोई मुझे इस समय यही सब सजेशन दे रहा है। कोई हमेशा हमेशा के लिए दूर भेजना चाहता है अपनी इज्जत मान मर्यादा के लिए, तो कोई जल्द से जल्द मुझे करीब करके नोचना चाहता है, जैसे मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। और मेरी इच्छा, उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, और आप भी दूर रहिए और जाइए यहाँ से। यह फालतू की सहानुभूति नहीं चाहिए। रोहन जबरदस्ती उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ, क्या फिर से उसने कुछ किया, तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, बताओ मुझे, साले की आज टांग तोड़ दूंगा। वर्षा उसके हाथ को छुड़ाते हुए बोली, कल अधिकार होगा उनका, तो क्या तभी उनकी टांग तोड़ेंगे। रोहन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, कल क्या होने वाला है वो कल पर छोड़ दो, बस मुझे ये जानना है कि क्या किया उसने। वर्षा आगे बढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं, फिलहाल के लिए आप जाइए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। रोहन उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, इस बेरुखी से किस बात की सजा मिल रही है मुझे। वर्षा उसका हाथ हटाते हुए बोली, कल को कोई मुझे करेक्टर लेस बोले, मुझे मंजूर नहीं, इसलिए प्लीज जाइए यहाँ से। रोहन उसे अपने करीब करते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है रोहन मेहरा की मोहब्बत को रुसवाई का सितम सहना पड़ेगा। वर्षा गुस्से में उसे धक्का देते हुए बोली, रोहन मेहरा से नहीं, अर्जुन वशिष्ठ से शादी हो रही है मेरी, तो इस बात का भी ध्यान दीजिए। रोहन उसके चेहरे को देखते हुए बोला, हाँ पता है, लेकिन कल क्या होगा किसे पता है। वर्षा उसे घूरने लगी तो जल्दी से उसके गाल पर किस करके बोला, गुड नाइट जान, और खिड़की से बाहर गार्डन में कूद गया। सुबह से शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन आज कन्हैया जी ने कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी लगवा दिया था कि किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हर चीज को खुद भी बारी बारी से जाकर चेक कर रहे थे। वर्षा आज सुबह से घबरा रही थी। अर्जुन के बारे में सोच सोच कर ही उसका मन बैठा जा रहा था कि उसके मोबाइल में मैसेज आया। देखा तो अर्जुन का था। गुड मॉर्निंग के साथ ढेर सारा स्माइली इमोजी भेजा था उसने। वर्षा ने जल्दी से उसके मैसेज डिलीट करके फोन बेड पर फेंक दिया। कुछ देर बाद दरवाजा नॉक हुआ तो गुस्से में जाकर दरवाजा खोला तो सामने प्रिया स्माइल करते हुए बोली, ये लो, तुम्हारे लिए जीजू ने भिजवाया है। वर्षा, ये क्या है। प्रिया, देवी जी इसे बुके कहते हैं, ये भी नहीं पता आपको। वर्षा उसे बुके को लेकर खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोली, आई जस्ट हेट फ्लावर, और आकर बेड पर बैठ गई। प्रिया आज उसका यह रूप देखकर लगातार उसे देखे जा रही थी। फिर कुछ देर बाद उसके पास आते हुए बोली, जय हो माता की, आखिर आप अपने रूप में आ ही गई। मैं भी कितने दिन से सोच सोच कर परेशान थी, आखिर असली वर्षा है कहाँ, आज मिल गई। थैंक यू आपका। वर्षा यार, देख आज ना मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, तो और खराब मत करो, समझी। फिर खुद से बोली, एक तो उस छछूंदर के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा। फिर उसे देखते हुए बोली, और एक तू सुबह सुबह आ गई पकाने। प्रिया, ओ हेलो मैडम, आज आपकी शादी है, भूल तो नहीं गई हैं। और अगर भूल गई है ना तो याद कर लीजिए, आज का ही दिन है बस आपके पास। वर्षा, हाँ पता है, लेकिन तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो ताकि खुद को प्रिपेयर कर सकूं इस शादी के लिए। प्रिया, क्यों, तू ये शादी नहीं करना चाहती। वर्षा, छोड़ ना यार, अभी जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। प्रिया, लेकिन। वर्षा उसे धक्का देते हुए बोली, कोई लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, तू बाहर जा तो बस जा। प्रिया बाहर निकलकर सामने किचन की तरफ जाते हुए बोली, इसे आज अचानक से क्या हुआ है, कहीं शादी का सदमा तो नहीं लग गया। जया किचन से बाहर निकलते हुए उसे देखकर बोली, क्या हुआ दी, आप अकेले किससे बात कर रहे हो। प्रिया, हे जया, जया रुक यार, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जया उसके पास आते हुए बोली, क्या दी बोलिए। वो मैं वर्षा दी को चाय देने जा रही थी। प्रिया उसे चाय का कप लेकर खुद पीते हुए बोली, वही तो पूछ रही हूँ, उसे कुछ हुआ है क्या, काफी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। पता है तुम्हें, मुझे अपने रूम से बाहर धक्का मारकर निकाल दिया, और अर्जुन ने बुके भेजा था उसे भी फेंक दिया। कहीं शादी का सदमा तो नहीं लग रहा है।
उसे बोलकर जया को देखने लगी तो जया हंसते हुए बोली, कुछ भी? हाँ। प्रिया आंख चढ़ाते हुए बोली, सच में यार, यू डोंट ट्रस्ट मी। जया, आई ट्रस्ट यू, बट मुझे लग रहा है कि यह सब उन्होंने शादी के डर और घबराहट से किया होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। प्रिया उसे देखते हुए बोली, आर यू श्योर? जया, यस, आई एम 100% श्योर। अब चलिए। सुषमा जी दोनों को बातें करते हुए देखी तो उनके पास आते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आज शादी है और तुम लोग ऐसे रिलैक्स होकर चल रहे हो। जया उनके गले में हाथ फंसाते हुए बोली, मौसी, मौसी, मौसी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम दोनों सब संभाल लेंगे। आप और मौसा जी बारात के स्वागत की तैयारी करो बस। सुषमा जी, ठीक है बेटा, लेकिन तुम दोनों जाकर वर्षा को देख लो, पार्लर वाली भी बस आती ही होगी। प्रिया जी आंटी, बस हम जा ही रहे हैं, बोलकर जया को लेकर वर्षा के रूम की तरफ चली गई। रोहन होटल के रूम में फोन पर कब से लगा हुआ था। विवेक दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, अरे भाई बस कर, कम से कम आज तो थोड़ा रिलैक्स कर। रोहन उसे इशारे से 5 मिनट रुकने को बोलकर बात करने लगता है और विवेक उसकी शेरवानी और बाकी के सब सामान देखने लगता है। सब कुछ हो चुका था। कुछ देर बाद रोहन फोन रखकर बेड पर बैठते हुए बोला, साले साहब, सबको बड़ा झटका लगने वाला है, इसलिए आगे का सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी आपकी। विवेक उसके पास बैठते हुए बोला, वो सब कुछ तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम बस मेरी बहन को संभाल लेना, क्योंकि वो जितनी शांत दिखती है ना, उतनी शांत तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो तुम असली वर्षा परमार से मिले ही नहीं हो, तो ध्यान देना। रोहन, उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, बस वो मेरी बन जाए। विवेक, तो सब कुछ सेट हो चुका है ना? रोहन, हाँ, मेरे कुछ लोग बारात में शामिल हो जाएंगे, सब सेट है। विवेक, लेकिन स्वागत तो अर्जुन का ही होगा। रोहन, बिल्कुल भाई, स्वागत उसी का होगा, आखिर इतना बड़ा सरप्राइज जो है। तो दोनों हंस दिए और विवेक अब उसे ऑल द बेस्ट बोलकर बाहर निकल गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।